हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है साइंस का, केमिस्ट्री से रहने वाला है। केमिस्ट्री में हम बात करें, हम 50 क्वेश्चंस जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बात करें हम मेनली जो दिक्कत आती है हिंदी और इंग्लिश, तो हम बाइलिंगुअल चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझ आएगा। ठीक है जी। और बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं 50, उसके अलावा भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस साथ साथ कराता चलूंगा जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे आएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गैसेज यूज्ड इन वेल्डिंग आर। गैसेज जो वेल्डिंग के अंदर यूज होती हैं उसके बारे में ये पूछ रहा है। वेल्डिंग के अंदर जो गैसेज का यूज करते हैं वो है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों गैस का यूज वेल्डिंग के अंदर होता है। अगर इसका कंबाइन जो नाम आएगा उसका भी मैं आपको बता दूं, वो है ऑक्सी एसिटिलीन। तो या तो पूछेगा कि दो गैसेस कौन सी है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन, या कंबाइन नेम आएगा तो आएगा ऑक्सी एसिटिलीन। गैस का यूज वेल्डिंग के अंदर होता है। नेक्स्ट, केमिकल यूज्ड एज फिक्सर इन फोटोग्राफी। दोस्तों, फिक्सर की बात करें फोटोग्राफी के अंदर, यानी हम जो फोटो खिंचवाते हैं, हमारी एक रील होती है। और बात करें, हमने कई बार मूवीज में देखा है कि हमारी एक फोटो एक मतलब उनके पास रील रोल मान सकते हैं आप, उसके ऊपर हमारी फोटो आती है। उसे हम मूवीज में देखते हैं कि वो एक केमिकल के अंदर डालते हैं। ठीक है जी। उसे वो डार्क रूम में रखते हैं। कुछ घंटे बाद हमारा जो हमने जो फोटो खिंचाई थी उसका प्रिंट उसके ऊपर दिखने को हमें मिलता है। तो वो केमिकल कौन सा होता है उसके बारे में ये पूछ रहा था। मूवीज में हमने बहुत बार देखा है कि हमारी फोटोज को ऐसे मतलब बात करें कि रस्सी के ऊपर टांग देते हैं और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो जो केमिकल का यूज करते हैं वो है सोडियम थाई सल्फेट। ठीक है जी। जो फोटोग्राफी का फिक्सर होता है, यानी कि जो केमिकल यानी रसायन जो वो यूज करते हैं फोटोग्राफी के लिए, वो है सोडियम थाई सल्फेट। नेक्स्ट, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स की बात करें, वो क्या है, इज डैश मतलब क्या है, वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पैराफिन वैक्स कहलाता है। बात करें पैराफिन वैक्स है क्या, पहले ये भी जान लें हम। पैराफिन वैक्स है, हमने नाम तो सुना है बट हमारे को यूज का नहीं पता इसके बारे। तो बात करें पैराफिन वैक्स का, वो हम स्किन को सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। मान लो आप अगर सैलून में जाते हैं या किसी स्पा में जाते हैं, तो वो आपके हाथों पे जो सॉफ्टनेस लाते हैं वो पैराफिन वैक्स से लाते हैं। तो स्पा और सैलून में पैराफिन वैक्स का यूज होता है। बात करें, ये टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। टेस्टलेस की मतलब कि स्वादहीन है, ऑर्डरलेस गंधहीन है, और कलरलेस यानी उसका रंग भी नहीं होता। तो पैराफिन वैक्स का यूज है हमारा सैलून और स्पा में, जो हमारे हाथों को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। और बात करें कि पैराफिन वैक्स काम क्या करती है, मतलब वो ऐसा क्यों करते हैं, एक तो सॉफ्टनेस आ गई हैंड्स पे यानी आपके हाथों पे। और बात करें कि ये पेन रिलीफ, यानी आपके मसल्स में अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो स्पा और जब हम सैलून में जाते हैं तो हमारी मसल्स को रिलैक्सेशन देने के लिए, यानी कि आराम आ जाए, हमारे दर्द के अंदर जो काम आता है वो है पैराफिन वैक्स। तो आपको याद रखना है कि पैराफिन वैक्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पैराफिन वैक्स से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, सब्सटेंस यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो कैंसर ट्रीटमेंट में जो काम आता है वो है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 है वो कैंसर ट्रीटमेंट यानी कि कैंसर के इलाज में काम आता है। नेक्स्ट, ऑयल ऑफ विट्रोल इज। ऑयल ऑफ विट्रोल क्या है, मतलब किस चीज का वो है, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो आप बात करें कोरोजन यानी कि जो जंग होता है, एक हाईली कोरोसिव जो जंग होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, वो है ऑयल ऑफ विट्रोल। ठीक है जी। सल्फर डाइऑक्साइड का जो कोरोसिव होता है वो है ऑयल ऑफ विट्रोल। और ये बात करें कि सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है, ऐसे पूछ रहा था ये। ठीक है जी। और इसका जो सेकंड नाम है वो है ऑयल ऑफ विट्रोल का, वो सिपरेट ऑफ विट्रोल भी कहलाता है। और बात करें कुछ क्वेश्चन और इससे रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको बता दूं। एक होता है ब्लू विट्रोल यानी नीला थोथा। आपने कई बार नाम सुना होता है, एग्जाम में पूछ लेता कि नीला थोथा कौन सा होता है, तो होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है जी। नीला थोथा आपका कॉपर सल्फेट कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है ग्रीन विट्रोल। ठीक है जी। हरा थोथा, तो हरा थोथा आपका जो कहलाता है आयरन सल्फेट। ठीक है जी। ग्रीन जो आपका विट्रोल है वो है आयरन सल्फेट, ब्लू विट्रोल है वो है कॉपर सल्फेट।
और ऑयल ऑफ विट्रोल है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का कोरोजन या सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है व्हीकल से निकलती है, ठीक है जी, बहुत ही बेसिक है, ये तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। मेन आप याद रखिए कि ऑयल ऑफ विट्रोल आपका है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, वाई एसिड इज यूज फॉर ईचिंग ग्लास, विच एसिड, मतलब आपको कौन सा अमल यूज करते हैं एचिंग ग्लास। ग्लास की एचिंग होती क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे हम दोस्तों ग्लास लेने जाते हैं, यानी हमारे घर का शीशा होता है, हम लेने जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ डिजाइन्स बने होते हैं, कुछ ऐसे करके साइड में डिजाइन्स बने होते हैं और बीच में हमारा जो ग्लास होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, उसके साइड में जो एचिंग का काम यानी जो डिजाइन तैयार किया होता है वाइट कलर से फूल पत्तियां और इस टाइप से बहुत सारे डिजाइन बनाते हैं, ठीक है जी। तो एचिंग का काम वही होता है कि जो आपके ग्लास के अंदर जो चारों तरफ डिजाइन प्रोवाइड कराते हैं वो एचिंग की मदद से करवाते हैं। वो कौन सा एसिड यूज करते हैं यानी कौन सा अमल यूज करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। एचिंग ऑफ ग्लास आप समझ गए होंगे कि जो एक मतलब आर्ट या हम जो फूल पत्ती हमारे जो मिरर्स के अंदर टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, हमारे जो डिजाइन्स की बात करें, मतलब आपके शीशे के चारों तरफ जो डिजाइन बना होता है वो एचिंग कहलाती है। इसमें जो एसिड है वो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डिनोटेड बाय HF, ठीक है जी। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन्स इन माइंस अकर्स ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ, ठीक है जी। जो हमारी खान होती है उसके अंदर जो ज़्यादातर धमाके होते हैं वो किसके कारण, किसके मिश्रण के कारण होते हैं, तो मीथेन विद एयर, ठीक है जी। मीथेन आपका जो डिफाइन किया जाता है वो होता है CH4। CH4 जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो माइंस में बहुत बार ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है जी। हम कई बार खबर भी पढ़ते हैं कि इस माइन में गैस फैल गई या रिसाव हो गया, इसकी वजह से एक्सप्लोजन हो गया यानी कुछ लोग मारे गए, ऐसी हम खबर बहुत बार सुनते हैं। तो वो गैस कौन सी होती है, CH4 के साथ जो एयर का कांटेक्ट होता है इसकी वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है माइंस के अंदर। नेक्स्ट, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड के फुलाव के अंदर कौन सी गैस का यूज किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो गैस है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज ब्रेड को फुलाने में, जो उसके अंदर छेद पाए जाते हैं और जो फ्लफी पार्ट होता है ब्रेड का केक का, तो वो CO2 कारण आता है। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेकरी वाले कौन सी गैस का यूज करते हैं, तो वो है CO2 गैस। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज मेनली जो स्वेलिंग ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड के फुलाव में जो उसके अंदर फ्लफी पार्ट बनता है केक के अंदर, और जो बात करें उसके अंदर छोटे छोटे जो छेद पाए जाते हैं वो कौन सी गैस के कारण है, CO2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, विनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, विनेगर यानी कि सिरका, सिरके के अंदर जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच इज नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर, भविष्य की जो आपकी मेटल है वो उसके बारे में पूछ रहा है, तो भविष्य की मेटल जो है आपकी टाइटेनियम कहलाएगी, ठीक है जी। भविष्य की जो मेटल है वो है टाइटेनियम। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड कि जो आपका फ्यूचर का ईंधन है यानी जो आपके भविष्य में जो ईंधन यूज होगा वो है हाइड्रोजन, ठीक है जी। दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फ्यूचर की मेटल कौन सी है, वो है टाइटेनियम, और भविष्य का ईंधन कौन सा है, वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, पेपर इज केमिकली, जो आपका कागज होता है वो केमिकली किस चीज का बना होता है, वो है सेलुलोज, और सेलुलोज हमें किससे प्राप्त होता है, प्लांट से। आपको ये बात याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको सेलुलोज किससे प्राप्त होता है, वो है प्लांट्स, यानी प्लांट्स की जो लुगदी होती है यानी पौधे की जो लुगदी होती है पेड़ की, उससे हमारा पेपर का निर्माण होता है। नेक्स्ट, लेड पेंसिल कंटेन्स, पहले तो हम इस बात को याद रखें कि जो पेंसिल का लेड यानी कि जो सिक्का होता है वो लेड का नहीं बना होता, इस बात को आपने नोट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है कि जो पेंसिल का जो लेड होता है यानी कि सिक्का वो किसका बना होता है। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि पेंसिल जो हम बात करते हैं ऐसे बोलने में कि पेंसिल लेड लेड पेंसिल, तो वो लेड के ऊपर आंसर लगाते हैं, लेकिन जो पेंसिल का जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि जो पेंसिल की जो सिक्के की बात करें वो लेड का नहीं ग्रेफाइट का बना होता है। आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट से ही सिक्के का निर्माण होता है पेंसिल के अंदर। लेड जो हम बोलते हैं वो सिक्के को वैसे ही बोला जाता है
कि पेंसिल का सिक्का लेड कहलाता है, तो वो बना किसका होता है, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर, ठीक है जी, सिगरेट लाइटर जो हमारे होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस का यूज होता है, वो है ब्यूटेन, ठीक है जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिगरेट लाइटर बहुत बार हम कॉमन देखते हैं बट हमें उस गैस का नहीं पता होता, तो वो होती है ब्यूटेन। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो लेयर की बात करें वो है क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है जी। तो क्रस्ट सबसे ऊपरली परत, मिडल बीच वाली, कोर मतलब सबसे अंदर वाली। तो ये पूछ रहा है कि जो आपके अर्थ की सबसे ऊपरली जो लेयर है क्रस्ट, यानी क्रस्ट लेयर के अंदर कौन सा जो एलिमेंट है बहुतायत में पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन, ठीक है जी। अबंडेंट एलिमेंट आए तो वो कौन सा कहलाएगा, ऑक्सीजन। और अबंडेंट मेटल आए तो वो है एल्यूमिनियम। दोस्तों 2 क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने वाले हैं ये, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यानी कि बहुतायत में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन। और अबंडेंट मेटल की बात करेगा तो वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, एस्प्रीन इज, एस्प्रीन दोस्तों हमने कई बार सुना है कि एस्प्रीन दे दो, मेडिकल पे हमने नाम सुना होगा, तो ये एक बेसिकली मेडिसिन या ड्रग कह सकते हैं जो क्या काम आती है, पहले तो वो बात करें कि ये पेन रिलीफ में काम आती है मेन एस्प्रीन। बट अभी बात करें कि ये वैसे इलीगल है, यानी कि इसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। एस्प्रीन जो होती है वो मेन पेन रिलीफ में काम देती है, एक ड्रग ही है एक तरह से, ठीक है जी। कॉमन कोल्ड हो गया जो आपको मतलब सर्दी जुकाम होता है तो उसके अंदर ये दी जाती थी, हेडेक होता था नॉर्मल तो उसके अंदर एस्प्रीन का यूज होते थे। तो एस्प्रीन के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो वो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है जी। एस्प्रीन जो होती है वो एसिटाइल सैलिसिलिक और एसिड यही होती है। इसके अंदर मतलब क्या काम होता है कि आपको जो पेन होता है या आपको हेडेक होता है उसके अंदर ये एक तरह से मतलब ड्रग होती है मेनली, आप समझिए, ठीक है जी। एस्प्रीन जो है मेन, जैसे मान लो कि जिसके ब्लड क्लॉट होता है यानी कि ब्लड का थक्का निर्माण, यानी कि जिसका ब्लड गाढ़ा होता जाता है, सिंपल भाषा में बात करें तो उसके अंदर भी एस्प्रीन देने से, यानी जो ब्लड क्लॉट का जो मेन कारण है, आप ये समझिए कि मान लो आपको फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग की वजह से उसे हार्ट अटैक आता है, तो उसके अंदर भी ये दवाई दी जाती थी कि उसके जो ब्लड है वो गाढ़ा ना हो और पतला रहे, तो एस्प्रीन का यूज़ तब भी किया जाता था। मेन ये ड्रग ही है, इसी वजह से ये बैन है इंडिया में। नेक्स्ट, लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की जो मेटल है वो लिथियम, और जो सबसे भारी मेटल की बात करें वो है ओसियम, ठीक है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लिथियम और ओसियम, ठीक है जी। लाइटेस्ट मेटल की बात करेगा सबसे हल्की तो वो है लिथियम, और सबसे भारी मेटल की बात करेगा वो है ओसियम। नेक्स्ट, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स, ठीक है जी। नेल पॉलिश जो उतारने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है एसीटोन, ठीक है जी। जो हमारे नाखूनों पे जैसे लड़कियां जो नेल पॉलिश लगाती हैं उसको हटाने के लिए जो रिमूवर होता है वो एसीटोन होता है उसके अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है जी। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सी गैस का यूज किया जाता है, यानी कि आग बुझाने वाले जो होते हैं उसके उनके हाथ में जो मान लो जो सिलेंडर होते हैं छोटे, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है जिससे मतलब आग पे कंट्रोल किया जाता है, वो है CO2, ठीक है जी। CO2 गैस होती है उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर के पास, ठीक है जी। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल, दोस्तों अभी मैंने आपको कराया था कि जो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि जो अबंडेंट एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन है, ठीक है जी। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये वाला। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की बात करेगा तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है जी। और मेटल की बात करेगा तो वो है एल्यूमिनियम। दोनों क्वेश्चंस आपको ध्यान देना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एलिमेंट ऑक्सीजन और मेटल की बात करें एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, द अल्ट्रा प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है जी। अल्ट्रा प्योर मेटल, जो हमारे मेटल जब हम निकालते हैं तो उसका जो अल्ट्रा प्योर यानी कि बहुत ज़्यादा प्योर जो क्वांटिटी है वो कौन सी एक मेथड से निकलती है उसके बारे में पूछ रहा था। जो सबसे प्योर मेटल है वो जोन रिफाइनिंग, ये एक मेथड है दोस्तों, इसके अंदर सबसे प्योर मेटल का जो हमें प्राप्त होती है उसके बारे में पूछ रहा था, तो वो जो प्रोसेस है जोन रिफाइनिंग,
ठीक है जी। जॉन रिफाइनिंग ये एक मेथड है, इसके थ्रू हमें जो सबसे प्योर मेटल का मतलब हमें मिलती है, प्राप्त होती है। नेक्स्ट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है जी। लोहे की जो प्योरेस्ट यानी सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, वो है रोट आयरन, ठीक है जी। रोट आयरन आपका सबसे प्योर आयरन कहलाता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, बैलून्स आर फिल्ड विद, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों हमारे गली में मतलब कई बार क्या होता था, बैलून्स बेचने वाला आता था तो उसके बैलून्स हवा में उड़ने लग जाते थे, तो उसके अंदर जो गैस होती थी वो हीलियम होती थी। हीलियम आपको ये भी पता है हल्की गैस है, इसकी वजह से जो हमारे बैलून्स है वो आसमान में उड़ जाते थे। जैसे ही हम अपने धागे को छोड़ते थे तो आसमान में उड़ते चले जाते थे, तो उसके अंदर जो गैस होती है वो है हीलियम। नेक्स्ट, विच कैटलिस्ट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है जी। पहले तो ये आपको ये याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड का संश्लेषण है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से होता है, ठीक है जी। और बात करें उसके अंदर जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का पहले तो काम जानते हैं है क्या। कैटलिस्ट वो होते हैं जो खुद की मतलब अपने गुण ना बदले और सामने वाले जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, यानी जिस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं वो खुद अपना गुण ना बदले लेकिन सामने वाले का गुण बदलवा दे, तो वो कैटलिस्ट का काम होता है, ठीक है जी। तो बात करें कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो संश्लेषण है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से होता है, और जो बात करें उसके अंदर कैटलिस्ट यूज होता है वो है प्लेटिनम, ठीक है जी। प्लेटिनम कैटलिस्ट का यूज हम सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड का संश्लेषण करने में प्लेटिनम गैस का या कैटलिस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है जी। जो हाइड्रोजन बम होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि कौन से सिद्धांत पर काम करता है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है जी। हाइड्रोजन बॉम्ब है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। और एक जो क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, न्यूक्लियर, ठीक है जी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, ठीक है जी। एक है फ्यूजन, एक है फिजन। हाइड्रोजन बॉम्ब है वो फ्यूजन पे काम करता है और न्यूक्लियर बॉम्ब है वो फिजन पे, ठीक है जी। फ्यूजन यानी FISSION, ठीक है जी, और ये है फ्यूजन, ठीक है जी। नेक्स्ट, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमन, ठीक है जी। बात करें इसकी, ह्यूमंस के अंदर यानी मानव के अंदर कौन सा रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट क्या होता है यानी कौन सा एलिमेंट होता है रेडियो एक्टिव, पहले तो ये जान ले। जैसे हमारा रेडियम है उसके अंदर से हम बात करें रोड्स पे हमारे जो हमारी सड़कें हैं उसके ऊपर रेडियम लगे होते हैं जो पूरा दिन एनर्जी को सोखते हैं यानी कि सन की एनर्जी को, और रात को वो चमकते हैं। यानी हमारी गाड़ियों के पीछे जो मतलब जो स्टिकर लगे होते हैं वो रात को लाइट पड़ने पर चमकते हैं, तो वो एक रेडियम होता है। उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है ये, और बात करें इसमें हमेशा अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, इसकी वजह से वो चमकते हैं। वैसे ही एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारी बॉडी में ही पाया जाता है, तो ह्यूमंस के अंदर जो मिलता है वो है पोटेशियम 40, ठीक है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला था क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि ह्यूमंस के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कौन सा पाया जाता है, वो है पोटेशियम 40। नेक्स्ट, कार्बन अक्कर इन द नेचर इन द प्योरेस्ट फॉर्म, कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है उसके बारे में ये पूछ रहा है, तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है वो है डायमंड, डायमंड यानी कि हीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में डायमंड से पूछता है कि सबसे जो शुद्ध रूप है कार्बन का या नॉन मेटल में सबसे शुद्ध रूप वो है डायमंड यानी कि हीरा। बात करें डायमंड से कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको कराना चाहूँगा, बहुत बार एग्जाम में डायमंड से क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। तो बात करें सबसे पहले कि डायमंड की शेप कौन सी होती है, डायमंड यानी कि हीरे की जो शेप है वो है टेट्राहेड्रल, ठीक है जी, टेट्राहेड्रल। और हिंदी में बात करें वो है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय जो हीरे की शेप होती है इसके कारण हीरा इतना हार्ड होता है। और बात करें एक और क्वेश्चन कि डायमंड का बहुत बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर पूछता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की जो वैल्यू है वो पूछता है, वो मैं आपको बताऊं यानी कि 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या है, 2.42। और हिंदी में बात करें वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है, अपवर्तक सूचकांक, उसकी वैल्यू है 2.42। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आता है
कि डायमंड का जो चमकना होता है किस कारण होता है, वो होता है TIR। TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में बात करें तो कुल आंतरिक अपवर्तन। कुल आंतरिक अपवर्तन के कारण आपका डायमंड चमकता है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डायमंड का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी कि जो अपवर्तन कोण है डायमंड का यानी कि हीरे का, तो वो है 25 डिग्री। ठीक है जी, 25 डिग्री के आसपास जो भी ऑप्शन हो वो डायमंड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस। ठीक है जी, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है माचिस के अंदर, वो है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस आपकी माचिस के अंदर यूज होता है, यानी जो हमारी माचिस की जो तिल्ली होती है उसके ऊपर रेड कलर का पार्ट होता है जिसे हम पत्ते के ऊपर घिसते हैं माचिस के, वो जलता है तो रेड फॉस्फोरस लगा होता है उसके अंदर। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब के अंदर कौन सी जो गैस होती है उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो है आर्गन। आर्गन दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि आर्गन आपकी इनर्ट गैस भी है, यानी जो इनर्ट गैस वो होती है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बाहरी जो कक्ष होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये मतलब किसी अदर गैस या कोई और एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती, इसी कारण ये इनर्ट जो गैस कहलाती है आर्गन। तो वो गैस बल्ब के अंदर यूज की जाती है। नेक्स्ट, विच कैटलिस्ट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ वनस्पति घी। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरी पिछली वीडियो में आया था कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइड्रोजिनेशन। दोस्तों मैं आपको न्यू यूजर्स जो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो उन वीडियोस को देख सकता है। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ रिपीट होंगे क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसमें प्रोसेस पूछा गया था वो मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे भी। जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी है उसका जो प्रोसेस होता है वो होता है हाइड्रोजिनेशन, और जो उसमें गैस यूज होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो उसमें यूज होती है इसी कारण से हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजीनीकरण। ठीक है जी, हिंदी में जो बोलते हैं हाइड्रोजीनीकरण। ठीक है जी, और बात करें इसमें जो कैटलिस्ट होता है जो इसमें क्वेश्चन इस बार आया है इस वीडियो में, तो वो है निकिल। निकिल जो कैटलिस्ट यूज होता है वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाने में, और जो इसका प्रोसेस होता है यानी कि जो उसका प्रक्रिया है उसकी उसे हम क्या कहते हैं, वो है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट, डैश इज नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जिसके कारण मतलब ये इसका जब रिसाव होता है तो इसके कारण लोग हंसने लगते हैं, उस गैस के बारे में पूछ रहा है, तो वो है N2O। ठीक है जी, N2O आपकी लाफिंग गैस कहलाती है। नेक्स्ट, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। फ्यूज वायर की हम बात करें दोस्तों, हम बात करें कि हमारे घर में जो वायर होती है फ्यूज वाली कई बार जल जाती है तो उसे हम निकाल के नई तार लगा देते हैं। वो जो वायर होती है वो किसका मिक्सचर होता है यानी मिश्रण होता है, उसके बारे में पूछ रहा है, लेड और टिन। लेड का जो सिंबल है वो है Pb और टिन होता है Sn। ठीक है जी, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है इसके बात करें फ्यूज वायर के निर्माण में ये दोनों काम आते हैं, लेड और टिन। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच और कौन सा एल्यूमिनियम का कहलाता है उसके बारे में पूछ रहा है। एल्यूमिनियम का जो ओर है वो कहलाता है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का जो ओर है वो होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट से हमारा एल्यूमिनियम निकलता है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसी कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर मतलब जो बात करें कि पिघल जाती है, वो है गैलियम। तो गैलियम आपका रूम टेम्परेचर पर जो पिघल जाता है उसके बारे में पूछ रहा था, तो वो है गैलियम। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि मरकरी भी रूम टेम्परेचर पर जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो कई बार ऑप्शंस गैलियम का आता है या ऑप्शन आता है मरकरी का, तो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आता है। तो गैलियम और मरकरी दोनों रूम टेम्परेचर पर आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन बी स्टिंग। जो आपके मधुमक्खी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड यानी कि अम्ल पाया जाता है, तो वो है मिथेनोइक एसिड। जो मधुमक्खी के डंक के अंदर एक तो
जो एसिड की बात करें वो होते हैं मिथेनोइक, और इसी का दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है जी, फॉर्मिक एसिड इसी को ही बोलते हैं। ये भी मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। कई बार ऑप्शन में मिथेनोइक दिया होता है, कई बार ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड दिया होता है। तो फॉर्मिक और मिथेनोइक एक ही बात है। बात करें इसके फार्मूला, मैं आपको कराना चाहूंगा CH2। ठीक है जी, CH2O2 मिथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। कई बार ऑप्शन में ये भी नहीं होता, वो देते हैं HCOOH। ठीक है जी, ये CH2O2 और HCOOH ये दोनों एक ही बात है। ठीक है जी, और मेथेनोइक और फॉर्मिक एसिड दोनों भी एक ही बात है। ये इसके दोनों फार्मूले सेम ही है। ये इसे खोल के लिख दिया एक जगह और एक जगह इसे कंबाइन करके लिख दिया। तो CH2O2 मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और HCOOH फॉर्मिक और मिथेनोइक एक ही बात है। तो मधुमक्खी के जो डंक में ये दोनों एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विच एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। जो आपकी ड्रिंक्स होती हैं, यानी कि आपकी बात करें कोका कोला है या मरिंडा है या कोई अदर जो सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके अंदर जो अम्ल होता है कौन सा होता है, वो होता है कार्बनिक अम्ल। बात करें इसके फार्मूले की तो H2CO3। कार्बनिक एसिड आपका कौन सा है, H2CO3। ठीक है जी, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ। टूथ एनिमल से एक और क्वेश्चन सबसे पहले मैं वही करवाना चाहूंगा कि जो सबसे हार्ड पार्ट है आपकी बॉडी का, जो कई बार क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का सबसे हार्ड पार्ट यानी कठोरतम भाग कौन सा है, वो है टूथ एनिमल। यानी जो आपके दांत होते हैं उसके ऊपर जो परत होती है वो टूथ एनिमल की होती है। ये सबसे हार्ड पार्ट है आपकी बॉडी का। और बात करें कि टूथ एनिमल किसके बने होते हैं, दांत, मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में ये जरूर आपको याद होना चाहिए कि जो आपके दांत है किस चीज़ के बने होते हैं, वो होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस। और जो साल्ट की बात करें तो कंबाइन करके क्या बन गया, कैल्शियम फॉस्फेट। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, इसकी एक ट्रिक भी बताई थी कि ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दोस्तों अगर मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये हुआ था कि टिथ से रिलेटेड आपका नंबर उसमें नहीं कटना चाहिए था। तो बात करें, इसको आप याद कर लेना कि कैल्शियम फॉस्फेट यानी कैल्शियम फॉस्फेरस के आपके दांत बने होते हैं। और टूथ एनिमल आपकी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। और चारों जो आपकी टाइप्स है दांतों की, यानी हमारे दांत जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं हमारे मुंह के अंदर, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज टू अवॉइड मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है जी, बात करें हम कि हमारी जो आइस होती है यानी बर्फ होती है उसे पिघलने से बचाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो जिलेटिन। ठीक है जी, और बात करें जैसे हम बचपन की बात करें तो हम कुल्फ़ी खाते थे हमारी गली में। बात करें जो कुल्फ़ी वाला होता था वो एक रेडी सी लेके आता था, उसके अंदर बॉक्स के चारों तरफ कवरिंग की होती थी। तो उसके अंदर उनकी जो कुल्फ़ी होती थी वो पिघलती नहीं थी। सुबह से शाम तक लेके घूमते रहते थे, बेचते रहते थे। तो वो जिलेटिन का यूज़ ही करते हैं उसके अंदर कि आपकी जो बर्फ़ है वो पिघले ना, और आपकी जो कुल्फ़ी है वो भी उनकी शाम तक रहती थी। लेकिन हम जैसे ही लेके घर तक आते थे हमारी पिघल के पानी हो जाती थी, और उनकी वो पूरा दिन चलती थी। वो जिलेटिन का यूज़ करते थे उन बॉक्सेस में। नेक्स्ट, द नेम कैटलिस्ट वाज गिवन बाय। कैटलिस्ट मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट आपके काम क्या आते हैं, जो खुद का नेचर ना बदले, यानी अपना जो इनका नेचर है वो ना बदले, बट सामने वाले की रिएक्शंस में, यानी जो क्रिया होती है उसके अंदर सामने वाले के गुण बदल दे। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका दूध से दही बनाते हैं तो हम दही को मतलब खट्टे के रूप में यूज़ करते हैं दही के अंदर, वो कैटलिस्ट का ही काम करता है। दही क्या होता है, दही खुद का नेचर नहीं बदलती, बट जो जिस दूध के अंदर उसे मिलाया जाता है वो उसका नेचर बदल देती है और पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। तो वो कैटलिस्ट जो होता है वही कहलाता है। और कैटलिस्ट का नाम देने वाले कौन थे उसके बारे में ये पूछ रहा था, तो वो है बर्जीलियस। ठीक है जी, बर्जीलियस कैटलिस्ट को नाम देने वाले थे, इन्होंने ही कैटलिस्ट का नाम दिया था कि ये कैटलिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लूज होना यानी छूटना यानी कम होना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना आपका रिडक्शन, और ऑक्सीकरण की बात करें वो कहलाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, ए पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज टू मेक पैराशूट। पैराशूट दोस्तों हमने कई बार मूवीज में बात करें तो एक पॉलीमर होता है। बात करें पैराशूट की कि मान लो कोई फुल ऊपर मतलब बिल्डिंग से वो कूदते हैं या डाइविंग करते हैं, एयर डाइविंग, यानी कोई बात करें कि हम हेलीकॉप्टर है या कोई प्लेन है, ठीक है जी, उसके अंदर से हम मूवीज में देखते हैं कि वो कूद जाते हैं, उसके बाद वो पैराशूट का यूज करते हैं, उसकी वजह से वो स्लोली अपने जो धरती पे या जमीन के ऊपर आते हैं तो पैराशूट का यूज करते हैं। वो पॉलीमर की सब्सटेंस जो होता है, वो जो पैराशूट का, वो कौन सा पॉलीमर कहलाता है, वो होता है विस्कस, ठीक है जी, विस्कोस पॉलीमर होता है, उसी सब्सटेंस का आपका पैराशूट बना होता है। नेक्स्ट, इन न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है जी, न्यूक्लियर जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर चेन रिएक्शन, आपको दोस्तों ये तो पता ही है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, यूरेनियम हो गया, ठीक है जी, या कोई अदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शंस चलती हैं और जो बम्बार्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसके कारण हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है जी। और उसको जो कंट्रोल करने वाली जो बात कर रहा है वो है कैडमियम रोड। कैडमियम रोड का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन को कंट्रोल कंडीशन में। दोस्तों अगर कंट्रोल कंडीशन नहीं होगी, न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाएगा, बहुत सारा मतलब बात करें कि बहुत दूर तक इसका नुकसान पहुंचता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी जो होती है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बनती है, उसकी जो रिएक्शन होती है जो बात करें वो बहुत मतलब अनकंट्रोल रहती है। तो कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर कैडमियम रोड का यूज़ किया जाता है, यानी कैडमियम की छड़ होती है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करती है। नेक्स्ट, बेस्ट सोर्सेज फॉर विटामिन डी। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको ये बता दूं कि विटामिन डी आपका जो आपको बात करें कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी का यूज होता है। विटामिन डी आपके हड्डियों को मजबूत करता है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और बात करें कि विटामिन डी आपको मिलता कहाँ से है, तो वो है सनलाइट, यानी कि आपकी सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। और बात करें हमें सनलाइट से भी अगर विटामिन डी नहीं चाहिए तो मैंने आपको दोस्तों करवाया था कि विटामिन डी कोड लीवर ऑयल यानी कि मछली के तेल से भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होता है। तो विटामिन डी के बेस्ट सोर्सेज यानी जिससे हमें प्राप्त है वो है सनलाइट और फिश लीवर। विटामिन डी से दोस्तों मैंने इसका एक उपनाम यानी दूसरा नाम बताया था, वो न्यू यूजर्स मैं आपको बता दूं सनशाइन विटामिन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से मैंने उस वीडियो में करवाया था। नेक्स्ट, रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है जी। रेडियम दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपकी बाइक्स में और आपके ट्रक्स या कार के अंदर रेडियम का यूज किया जाता है। तो वो रेडियम रात को चमकते हैं, ये हमें क्या होता है, डिस्टेंस बीच में जो गैप होता है व्हीकल्स के, तो ये भी पता लगता है। और जैसे कहीं मोड़ आता है सड़क में तो रेडियम का यूज किया होता है कि हाँ यहाँ से मोड़ आने वाला है, आप थोड़े चौकन्ना रहिए। तो रेडियम का मेन वर्क जो होता है अंधेरे में हमें चमकता है, जिसकी वजह से हमें रास्ता हो गया या व्हीकल्स के अंदर जो डिस्टेंस मेंटेन रहता है वो रेडियम की वजह से रहता है। तो रेडियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ये हमें प्राप्त किससे होता है इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो रेडियम हमें प्राप्त होता है पिच ब्लेंड, ठीक है जी। पिच ब्लेंड जो रेडियम हमें प्राप्त होता है वो है पिच ब्लेंड। और जो बात करें एक और क्वेश्चन जो ऊपर आया था कि हमें जो एल्यूमिनियम है वो कौन से ओर से प्राप्त होता था, बॉक्साइट, ठीक है जी। नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी आयरन के ऊपर यानी लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे गैल्वेनीकरण, हिंदी में बात करें कि गैल्वेनीकरण क्या कहलाता है, लोहे के ऊपर यानी आयरन के ऊपर जिंक की परत, ठीक है जी, जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण कहलाता है। उसके बारे में पूछ रहा है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद, तो आयरन के ऊपर जो परत होती है वो होती है जिंक की, यही ये पूछ रहा था कि गैल्वेनाइजेशन यही होता है। नेक्स्ट, जिंक फॉस्फाइड इज यूज्ड एज, दोस्तों एक क्वेश्चन जो मैंने आपको एक वीडियो में करवाया था, जो बायो की 100 क्वेश्चंस की जो वीडियो थी, मैंने आपको बताया था कि उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो रैट को मारने के लिए यानी कि चूहों को मारने के लिए कौन सा जो केमिकल की बात करें वो था वाइट फॉस्फाइड, यानी वाइट फॉस्फोरस का हम यूज़ करते हैं चूहों को मारने में।
और यहाँ पे आया जिंक फॉस्फाइड, यानी जिंक फॉस्फाइड भी हम रेड पॉइजन यानी कि चूहों को मारने में हेल्प करता है जिंक फॉस्फाइड, और वाइट फॉस्फोरस भी चूहों को मारने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन सा नेचर होता है? जो मेटल का ऑक्साइड होता है यानी ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट कर जाती है, जब वो मेटल के ऑक्सीडेशन होने के बाद जो ऑक्साइड बनते हैं तो वो किस नेचर के होते हैं? एल्केलाइन। ठीक है जी, एल्केलाइन जो बेस नेचर अक्षारीय नेचर होता है मेटल्स का ऑक्साइड का। ठीक है जी, और जो बात करें कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उसका जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक। मेटल हमेशा एल्केलाइन नेचर के ऑक्साइड बनाता है और नॉन मेटल वो एसिडिक नेचर के ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन डैश, जब लोहे को जंग लगता है तो लोहे का जो भार है वो हमेशा बढ़ता है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि लोहे के ऊपर जब जंग लग जाता है तो आपके जो लोहे का होता है भार हमेशा बढ़ता होता है। सुनने में ऐसे लगता है कि लोहे का भार घटेगा, बट ऐसा नहीं होता। जो बात करें कि सनलाइट और जो धूप जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और बात करें जो आपकी वाटर है यानी पानी का कांटेक्ट हुआ, सनलाइट उस पर पड़ी, एयर की जो रिएक्शंस है वो सब इसके अंदर जंग पैदा करती हैं लोहे के अंदर। और बात करें कि लोहे का जो जंग है वो उसे बढ़ाता है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेटेड और करवा दूं, मुझे याद आ गया कि जो लोहे का होता है ना अकेला रस्टिंग कहलाता है, यानी लोहे का जंग जंग कहलाता है, और जो अदर मेटल पे जो जंग लगता है वो जंग नहीं होता, वो कोरोजन कहलाता है। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है कि जो लोहे की जंग होती है वो रस्टिंग कहलाएगी, और जो अदर जंग यानी किसी और मेटल पे बात करें कि जो आपकी अदर मेटल फॉर एग्जांपल आपकी जिंक है, ठीक है जी, मैग्नीशियम है या कोई और अदर मेटल है, उसका जो जंग होता है वो कोरोजन कहलाता है। सिर्फ लोहा ही ऐसा है जिसकी जंग रस्टिंग कहलाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है कि लोहे की जंग रस्टिंग और अदर जो मेटल होती हैं फॉर एग्जांपल जिंक है या मैग्नीशियम है, अदर कोई भी मेटल होती है उसके ऊपर जो जंग होता है कोरोजन कहलाता है। और बात करें जो अदर मेटल है, लोहे का जैसे जंग लगता है तो लोहा कमजोर हो जाता है, बट बात करें कि हमारे कॉपर हो गया या जिंक हो गया या मैग्नीशियम हो गया, उसकी जो जंग है ना वो उसे कोरोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आगे जो अंदर का जो उसका मटेरियल होता है, यानी जो अंदर की तरफ ऊपर जो उसके जंग लग गई बट उसके अंदर जो होता है वो आगे बढ़ता नहीं है। बट लोहे पे अगर एक कोने पे अगर जंग लग गई तो दूसरे कोने पर वो आपको देखने को मिलती है। बट जिंक और मैग्नीशियम या अदर कोई मेटल है उसका जो जंग होता है वो आगे नहीं बढ़ता, वो सिर्फ ऊपर ऊपर रहता है, बट अंदर की जो मेटल होती है, अंदर से जो मेटल होती है वो सेफ रहती है। नेक्स्ट, गैसेज यूज्ड एज सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग आर, ठीक है जी, जो आपके सी डाइवर्स होते हैं, जो कई बार हम देखते हैं कि नदी में पंप लेके और मुंह के ऊपर वो लगा के मास्क साव जो जिससे वो सांस लेते हैं उसकी बात करें तो वो जो सी डाइवर्स होते हैं वो कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो दोस्तों वो यूज़ करते ही हैं, ये तो सबको पता है। उससे एक और जो गैस उसके अंदर होती है, उसके जो सिलेंडर के अंदर वो गैस होती है हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का मिक्सचर सी डाइवर्स, यानी जो नदी में और ये फॉर एग्जांपल लाश निकालने वाले होते हैं या कोई मतलब नदी में से कुछ ढूंढने वाले होते हैं, तो सी डाइवर्स जो होते हैं उसके अंदर जो जो सिलेंडर होते हैं वो कौन सी गैस कहलाती है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर कहलाती है। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जो आपके विटामिन्स जो होते हैं वाटर सोल्यूबल यानी कि जल में घुलने वाले, जल में घुलनशील विटामिन्स कौन से होते हैं? बी और सी। दोस्तों बी और सी की हम बात करें कि हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और बात करें कि हमारे यूरिन के अंदर ये दोनों विटामिन ही निकल जाते हैं। इसी वजह से हमें बी और सी का बार बार हमें कंज्यूम करना पड़ता है, यानी हमें बार बार उससे खाना पड़ता है। बी और सी विटामिन हमें लेना पड़ता है फ्रूट से, तो बी और सी आपके यूरिन से निकल जाते हैं और ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है जी। नेक्स्ट, फैट सोल्यूबल विटामिन। दोस्तों ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है यानी जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन तो मैंने आपको बताया बी एंड सी। नेक्स्ट जो था वो है फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलने वाले विटामिन, वो है ए डी ई के। ठीक है जी। विटामिन के बारे में दोस्तों मैंने आपको अच्छे से कराया था,
जो मेरी बायो जीके की 100 क्वेश्चंस की जो वीडियो है उसके अंदर विटामिन के बहुत अच्छे से बताया था कि विटामिन के काम क्या करता है, तो आप देख लेना वहाँ से। विटामिन ई आपका ब्यूटी विटामिन है। विटामिन डी मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ। और विटामिन ए की कमी से रिकेटस और एनीमिया रोग हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है जी। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो है बी एंड सी। दोस्तों आज कहने को 50 क्वेश्चन थे, मैं आपको 70 से 80 क्वेश्चन आराम से करा चुका हूँ। कोई क्वेश्चन अगर मतलब आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा डाउट। और बात करें कि ये जो क्वेश्चंस थे हमें बहुत बार एग्जाम में तंग करते हैं यार, कि कई बार क्या होता है कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है बिल्कुल आसान होता है बट हम उसे समझ नहीं पाते। पैराफिन वैक्स हमने नाम सुना होता है बट हमें यूज़ नहीं पता। तो मैंने आपको पैराफिन वैक्स बताई कि आपका जो पेन होता है वो रिलीफ यानी पेन से छुटकारा पाने के लिए स्पा और सैलून वाले, मसाज वाले वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। और इसका जो टेस्टलेस, ओडरलेस, ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हैं। आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप एक बार वीडियो को देख लेना, ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आपको लगता है कि मैं आपको कुछ समझा पाया या आपको कुछ समझ आया मेरे से, या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं बात करूं कि इसका पार्ट 2 भी मैं इसका बनाऊंगा केमिस्ट्री पे, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत बार तंग करने वाले होते हैं। तो पार्ट 2 भी इसका लेके आएंगे बहुत जल्द। और लाइक और शेयर एंड कमेंट दबा के। थैंक यू।